नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मनोज सर का जो दूसरा इंटरव्यू का पार्ट है वो हम लेके आने वाली थी और मिलते हैं मनोज सर से, करते हैं उनसे चर्चाएं। टीचर ना होते, अगर आप स्कूल ना चला रहे होते तो क्या कर रहे होते? अगर मैं टीचर ना होता तो डेफिनेटली मैं पॉलिटिक्स में होता। कौन से दल को बिलोंग करते हैं? अच्छा, दल छोड़ दीजिए, दल का जवाब बेहतर दल छोड़ नहीं है। दीजिए, दल छोड़ दीजिए। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि शिक्षा में, आप शिक्षा क्षेत्र में अपना आइडियल किसको मानते हैं? हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, बचपन से अलग अलग लोगों के बारे में सुना था। विवेकानंद जी से मैं काफ़ी इंस्पायर रहा, लेकिन एक जगह पे आके मैं ठहर गया और उनके लिए एक अगाध श्रद्धा मन में पैदा हो गई। माता श्रीमती सावित्रीबाई फुले जी। जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, जाना, समझा कि एक महिला, जब कोई महिला शिक्षा नहीं लेती थी, उसने एक स्कूल खोला, वो भी स्वयं शिक्षित नहीं थी। उनके जो हस्बैंड थे ज्योतिराव फुले जी, उन्होंने उनको शिक्षित किया। उनके खुद के ही ज्योतिराव फुले जी के फादर ने उनको घर से निकाल दिया, लेकिन तब भी उन्होंने सावित्रीबाई फुले की मदद की और उन्होंने स्कूल चलाया महिलाओं के लिए, और उस स्कूल में लड़कियों को शिक्षा मिलना शुरू हुई। वो जब रास्ते में जाती थी तो लोग उनके ऊपर कीचड़, पत्थर, गंदगी फेंकते थे। वो झोले में एक दूसरी साड़ी ले जाती थी, वहाँ पर पहुँचकर बदल लेती थी। तो उनका जो ये संघर्ष था वो मेरे गूजबम्स कर देता। अभी भी आप देख सकते हो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मेरी श्रद्धा सर्वश्रेष्ठ जो है वो माता श्रीमती सावित्रीबाई फुले जी के लिए है। तो हम ये मान लें कि सावित्रीबाई फुले जी को आप शिक्षा की देवी मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं, और मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी उनको समझें और जानें। ये एक वास्तविक उदाहरण है। बाकी उदाहरण हमारे पास दैवीय है, लेकिन ये एक ऐसा उदाहरण है जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है, जिसको हम खुद उसके बारे में जाकर जानकारी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं प्रूफ के साथ। पुराने महापुरुषों में से आज़ादी के जो संघर्ष में रहे, किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे आप? जब आप पढ़ते हो, हमने सुना आप बहुत पढ़ाई करते हैं, है ना? टीचर्स को भी आप बुक्स अवेलेबल करवाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आप खुद भी पढ़ते हैं और बड़े बड़े संघर्षशील व्यक्तित्व को आपने पढ़ा। तो सबसे अच्छा व्यक्तित्व जो आपको प्रभावित किया हो? देखिए, आज़ादी के दौरान ये अपना योगदान देने वाला हर व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण था। मैं ये कहूँगा कि मैं अपनी अब तक की छोटी सी लाइफ में जिन लोगों को पढ़ा, समझा, तो उनमें नेहरू, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण आते हैं। लेकिन शायद मुझे बचपन से ये चीज़ें सही जानकारी के साथ नहीं दी गई थी कि एक बहुत बड़ा महान व्यक्तित्व था जो कमज़ोर समाज के लिए मसीहा के तौर पे खड़ा था और आगे बढ़ाना चाह रहा था। मैं पूरी विनम्रता से माफ़ी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि शायद कहीं हम भी जाति पात के संकीर्णता में दबे हुए थे, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्तित्व को कहीं भूल रहे थे। टीचर्स कहते हैं आपके बारे में कि ट्यूशन कल्चर आपके यहाँ नहीं चलता। ये ट्यूशन कल्चर है क्या? हाँ, ये चीज़ पे जवाब एक्चुअली मैं भी चाहता था कोई मुझसे पूछे, क्योंकि एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो गई है सोसाइटी में। लोगों को ये लगता है कि मैं ट्यूशन के खिलाफ हूँ। मैं ट्यूशन के खिलाफ हूँ ही नहीं, मैं ट्यूशन कल्चर के खिलाफ हूँ। अब कल्चर और ट्यूशन, इसमें डिफरेंस क्या है? जब बच्चा स्वयं से कोई नीड है और किसी टीचर से कुछ पढ़ना चाहता है, ये है ट्यूशन। बच्चे की नीड है और बच्चा पढ़ रहा है टीचर से, टीचर पढ़ा रहा है, तो ये ट्यूशन हो गया, जो सही है। लेकिन स्कूल में टीचर बच्चे को मजबूर करके, पनिश करके अपनी कोचिंग में बैठाता है, और जितने बच्चे क्लास में बैठे उतने ही ट्यूशन में बैठे हैं। इसे हम ट्यूशन कल्चर कहते हैं। कि बच्चे की होता कि आपने 60% बच्चे पहुंचा लिए, फिर 40% बच्चे एक डिप्रेशन में आ जाते हैं। उनको लगता है कि शायद हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम शिक्षा लायक है ही नहीं। तो वो जो 40% बच्चा है जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता ट्यूशन की, वो शिक्षा से बाहर सा होने लगता है। मैं उस 40% बच्चे के साथ पूरी मजबूती से खड़ा हूँ, और ये 60% के साथ तो सभी खड़े हैं।
मैं एक भी बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। मेरे यहाँ कोई ट्यूशन कल्चर नहीं है। मेरे यहाँ का बच्चा मेरे स्कूल के टीचर से ट्यूशन नहीं पढ़ता है। इसको मैं पूरी मजबूती के साथ कहता हूँ, कोई बच्चा नहीं पढ़ता है और ना ये होने दूंगा। क्योंकि कुछ लोग एक आरोप लगा देते हैं हम पे कि हमारे यहाँ बच्चा गांव का ज़्यादा है, शहर का कम है। ये भी है। तो थोड़ा सा उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी टोटल स्ट्रेंथ काउंट करिए और हमारी काउंट करिए, तो जितनी आपके पास है उससे ज़्यादा मेरे पास शहर की और कस्बे की भी है स्ट्रेंथ। परसेंटेज कंपेयर क्यों करते हो? हम कभी किसी कमज़ोर और होशियार के नाम पे किसी बच्चे को यहाँ से नहीं लौटाते। होता क्या है कि पॉलिटिक्स हर जगह चलती है, तो अपने आप को वो अच्छा दिखाने के लिए वो सब चीज़ें करते हैं, उसमें उनकी भी बुराई नहीं है कि वो अपने आप को अच्छा बताते हैं। मुझे इनकी किसी चीज़ से गुरेज नहीं, किसी की से। मैं ये जवाब अपने गार्जियंस के लिए दे रहा हूँ कि आप विश्वास रखिए कि जितने बच्चे हमारे पास, बाकी स्कूलों के पास जितनी स्ट्रेंथ है शहर के बच्चों की, उससे ज़्यादा मेरे पास स्ट्रेंथ है। बस है क्या, स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि वो परसेंटेज हमारा सब जगह है, तो लोगों को लगता है ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ लूसेंट की गाड़ी नहीं जा रही है। लूसेंट के बारे में बोला जाता है, ये तो हमारा सौभाग्य है। यही बोला जाता है लूसेंट के बारे में कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा अगर बच्चा गया है पढ़ने के लिए, बच्चे ने बोला कि सर हमें आपके यहाँ पढ़ना है, और मनोज सर ने ये बोल दिया नहीं हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आपको गाड़ी नहीं भेज पाएंगे, इतना दूर है, इतना नहीं। मनोज सर तुरंत तैयार है उसके लिए। तो ऐसा क्या मतलब बच्चे की पढ़ाई के लिए आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं? देखो, इसमें थोड़ा सा मैं अपना दुख बता दूं कि जब मैं पढ़ता था, मैं उस समय ट्यूशन नहीं पढ़ता था, तो जो मेरे साथ वाले थे मोस्टली बच्चे टीचर से ट्यूशन पढ़ते थे। तो मुझे लगता था क्या ट्यूशन पढ़ना अनिवार्य है? जब मैं अपने उसी टीचर से पूछता था, वो कहता बेटा अनिवार्य नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ऐसे ही फिर वाकया, मेरे पास कुछ स्पीकिंग में बच्चे आते थे शुरुआत में, हाँ, किसी स्कूल में पढ़ते थे, तो उनके पास उसी दौरान कभी कभी कॉल आती थी ट्यूशन टीचर, हाँ, क्या आप कोचिंग में क्यों नहीं हो? तो वो बच्चे कहते थे कि सर हम आपको फीस तो दे रहे हैं, हमें पढ़ना ही नहीं, आप स्कूल में पढ़ाते वही मैं सीख लेता हूँ, लेकिन आपको फीस चाहिए, मैं दे रहा हूँ, आप हमें स्पीकिंग सीखने दो। वो बच्चे हमारे पास सीखते रहे, आज भी जुड़े हैं, और उनमें से बड़े बड़े नाम भी हैं। उनका नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि नहीं तो किसी और स्कूल का वहाँ पे बदनामी होगी। मैं सारे स्कूलों का सम्मान करता हूँ, लेकिन केवल ट्यूशन कल्चर के खिलाफ हूँ। ट्यूशन से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा स्वेच्छा से जिससे पढ़ता है उसे पढ़ने दिया जाए, मजबूर ना किया जाए कि हमसे ही पढ़ो, बस इतनी सी बात। तो यही समझा कि लोग लूसेंट को पसंद करते हैं, इसीलिए पसंद करते हैं, फिर और कोई कारण है लूसेंट को पसंद करने का? ये उनमें से एक कारण अवश्य है। दूसरा कोई कारण? कारण तो बहुत सारे हैं। एक कोई दूसरा अगर मैं रीज़न बताना चाहूँ तो हम लोग अपने गार्जियन को, हमारी संस्था, जैसे कि हमारे बड़े भाई श्री अनिल कुमार यादव जी, वो डायरेक्टर प्रिंसिपल की पोस्ट देखते हैं, गार्जियन से मोस्टली वही मिलते हैं। मेरा इंटरेक्शन गार्जियन से बहुत कम है, मैं अपने टीचर्स की ट्रेनिंग में और बच्चों की पढ़ाई देखने में बिजी रहता हूँ रेगुलर। तो वो गार्जियंस के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं, हर गार्जियन को इक्वल रेस्पेक्ट के साथ लेते हैं और उनकी प्रॉब्लम को पूरी तरह से सुनते हैं और फिर हमें मजबूर करते हैं कि हमें ये एग्जीक्यूट करके दो। तो कहीं ना कहीं हमारा गार्जियन ये भी सुनता है। और मैं एक ख़ास चीज़ बताऊं कि कोरोना के बाद हम बहुत मजबूती से उभरे। उसके पीछे रीज़न ये रहा कि जब पहली वेव आई तब प्रिंसिपल सर ने निर्णय लिया कि हम 10 महीने की फीस छोड़ेंगे, और छोड़ी, जो हमारे गार्जियन को लगा कि ये व्यक्ति तो हमारे परिवार की तरह सोच रहा है। फिर दूसरी वेव आई तो हम लोगों ने 5 महीने की फीस फिर छोड़ी। फिर स्कूल 3 महीने चलने के बाद एक महीने स्कूल फिर बंद रहा। उस महीने की भी स्कूल ने फीस छोड़ी सभी गार्जियंस पर। इससे हमारी विश्वसनीयता बढ़ी और हमारे गार्जियंस में जो अपनापन की बात हम करते थे वो हमने करके भी दिखाया और हमारे गार्जियंस ने पूरे सम्मान के साथ स्वीकार भी किया उसको। ये चीज़ें हमारे गार्जियंस के साथ हमारे मजबूर रिश्ते खड़ी कर रहे हैं। अब बात आती क्या गांधी मुझे प्रभावित नहीं करते? बहुत प्रभावित करते हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार हैं वो ज़्यादा मजबूत अवस्था में हैं। स्पेशली अगर देखें बड़ व्यवस्था को लेकर देखें या महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के अधिकार की बात करें, तो वहाँ पर अंबेडकर जी बहुत मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कभी कभी नेहरू जी को पाता हूँ कि वो
अंबेडकर जी और गांधी जी दोनों का ब्लेंड थे। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे बहुत इंटरेस्टिंग है। आज अगर अंबेडकर जी जिंदा होते और इन नेताओं के सामने होते तो वो क्या करते? देखो, जितना बुरी परिस्थिति अंबेडकर जी जब थे तब होती, उससे बुरी तो नहीं हो सकती। तब से अब अवस्था तब भी ठीक है। हाँ। तब मैंने वाकया ये पढ़ा हुआ है कि संसद में नेहरू जी को बहुत खरी खरी सुनाते थे अंबेडकर जी। नेहरू जी मुस्कुरा देते थे। तो इतना गंभीर नेता उस समय था, इतने गंभीर नेता अब कम नजर आते हैं। तो क्या होता, अंबेडकर जी को जेल भेज दिया जाता, आजीवन कारावास हो जाता? अगर मैं सीबीआई की रेड पड़ती? अगर मैं इस पे जवाब देता हूं तो लोग हमें किसी दल से जुड़ा हुआ फील कर सकते हैं, इसलिए इस पे कोई जवाब। ठीक है, ठीक सर। चलिए, अंतिम क्वेश्चन आपसे जी। आप अपने चाहने वालों को, जो आपकी ये वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चों को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले, चाहने वाले तो बड़ी शब्द हो जाती है, लेकिन जो भी शुभचिंतक हैं हमारे, मैं आप सभी लोगों का बहुत सम्मान करता हूं। मेरे विद्यालय के लिए, हमारे विद्यालय के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे बच्चे और गार्जियंस हैं, उसके बाद हमारे शिक्षक महत्वपूर्ण हैं, उसके बाद हम मैनेजमेंट आते हैं। हम आप सबका सम्मान करते हैं और आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए सदा तत्पर रहते हैं और पूरी ईमानदारी से आपके बच्चों को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। तो गार्जियन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरी मदद ऐसे कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों से बहुत प्यार से बात करें और उन्हें सुने, उनकी समस्याओं को सुने और समझें। एक अपनेपन का रिश्ता और थोड़ा कॉर्डियल रिश्ता बनाएं तो हम और अच्छे से ज़्यादा अच्छा बेहतर परिणाम दे सकेंगे। धन्यवाद। और आपकी ये तो अपने गार्जियंस के लिए बोल दिया, बहुत सारे लोग हैं जो आपको चाहते हैं कि आप और संघर्ष करो और आगे बढ़ो, उनके लिए क्या दो शब्द? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे बढ़ने का माने क्या। आगे बढ़ने, मैं अपना बताऊं कि आगे बढ़ने का मायने क्या। मेरा आगे बढ़ने का मायने केवल इतना है कि क्या मेरे बच्चे की जो मानसिक स्थिति, मेरे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी जहां है उससे बेहतर कर पा रहे हैं या नहीं। और सोसाइटी में भी अगर मैं किसी भी व्यक्ति के किसी भी संगठन में और किसी भी कार्य में अगर किसी रूप में, मेरे बड़े भाई अनिल कुमार यादव और मैं किसी रूप में अगर काम आ सकते हैं तो हम पूरे मनोयोग से उसमें उनके साथ कार्य करने के लिए तैयार हैं। ये हम पूरे मन से कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर। ये तो पहला इंटरव्यू रहा मनोज सर के साथ, और जैसे हम अपना स्टूडियो चालू करते हैं चैनल का, सबसे पहले हम आपको इनवाइट करेंगे वहाँ, और बहुत अच्छी तरह से हम दोबारा से आपका साक्षात्कार करेंगे। अपने व्यूअर्स को हम बता देना चाह रहे हैं कि भरतना की एक ग्रेट पर्सनैलिटी बोल सकते हैं कि संघर्ष से निकलने वाला व्यक्तित्व, जिसने बचपन में संघर्ष किया, आज भी संघर्ष के रास्ते पे हैं, कभी संघर्ष को नहीं छोड़ा सफलता मिलने के बाद भी, और कभी इस चेहरे पे अहंकार नहीं दिखाई देता है। हमेशा विनम्रता और हमेशा एक अच्छी चीज़ वो है पॉजिटिवनेस, सकारात्मक। किसी भी परिस्थितियों में हम इनसे मिले होंगे, हमेशा ये सकारात्मक रहे होंगे। तो ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ को हम आपके बीच में लाते रहेंगे। पूरे क्षमा के साथ, सूर्य प्रताप जी अपने आप में बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं, इसलिए ये दूसरों के लिए भी बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं ससम्मान ये बात कहना चाहता हूँ कि जो ग्रेट वर्ड यूज़ किया हम उसे क्षमा के साथ डिनाई करते हैं और आपका बड़प्पन बताते हैं कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, शायद इसलिए ये सारी चीज़ें आप देख पाते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मिलते हैं किसी दूसरे एपिसोड में किसी दूसरी अच्छी शख्सियत के साथ। आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मनोज सर को प्यार करते हैं तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।